हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे बड़े सारे टाइप के भाइयों। क्लास टेंथ के अब हो चुके हैं, मतलब वापस से मैं आ चुका हूँ पार्ट 3 लेके। अब आपके मन में सबसे ज़्यादा चीज़ होगा कि मैं इस भैया को नहीं देखूँगा क्योंकि 10 दिन बाद 12 दिन बाद इनका पार्ट 3 का वीडियो आया है। ऐसे तो क्लास टेंथ हो गया यार। नहीं मेरे भाई, ट्रस्ट करो, भरोसा रखो। वो थोड़ा सा मैं किसी काम में बिज़ी हो गया था जिसकी वजह से वीडियोस थोड़े से डिले हो गए हैं, जिसके लिए मैं आपसे तहे दिल से सॉरी बोलता हूँ, तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं आ चुका हूँ नए अंदाज में, नई स्किल्स के साथ, नई टेक्निक्स के साथ और नए फंडा के साथ कि आपको बनाना है क्लास टेंथ का टॉपर और 100/100 आने चाहिए जो सब्जेक्ट मैं फ़िलहाल पढ़ा रहा हूँ SST में। और नहीं तो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट उसमें तो 100/100 मतलब पूरे में पूरे नंबर आने ही चाहिए। लाइक ये 7-8 नंबर का ये टॉपिक आता है हर साल, ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो 7-8 में 7-8 नंबर तो मुझको चाहिए कि मतलब हाँ भाई, अगर मेरा लड़का है मेरे से पढ़ा है क्लास टेंथ में तो हाँ भाई 7 से 8 नंबर तो मतलब मेरे को 7/7 ही चाहिए इस टॉपिक में, अगर मैं यही पढ़ाता हूँ, ठीक है। और मेरा तो ये वादा है कि अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा यार, मतलब कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये इरेजर बड़ा कैसे होता है यार। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देख लीजिए, AI से बनवाया हुआ बढ़िया सा इमेज है, ठीक है। आपको भी ये इमेजेस में बनाना सिखाऊंगा, ये DPP ये सब कुछ। आज से मैं सोच रहा हूँ एक होमवर्क आपको दूँ, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है। तो ये हो क्वेश्चन है कि आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं। इसको आप लोग कॉपी में लिख के तो ज़रूर ट्राई करिएगा, कॉपी में लिख के ज़रूर से ट्राई करिएगा। बट जो है कि हमको कमेंट सेक्शन में भी लिख के भेजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है ये, दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है कि मेंशन 5 ways। या तो ये हटाओ यार, ये बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हटाओ। एक क्वेश्चन दो और है मेरे पास आप सबके लिए। वो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि ये, अरे ये सब क्या फ़ीचर है भाई, बढ़िया फ़ीचर है यार। ये क्या है, ओ बढ़िया है बढ़िया है, सब बढ़िया है। हाँ सुनिए, मेंशन, हाँ मेंशन, अरे सर मेंशन से आगे बोलो। मेंशन एनी 3 ways इन विच अरे यार ये बहुत समस्या है यार। एक चीज़ तो है भाई, तुरंत मुड़ता भी नहीं है ना भाई ये। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ अब होगा। क्वेश्चन है मेंशन 3 ways इन विच नेपोलियन चेंज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसका आंसर आप मुझे दोगे, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर जी, मज़ा करते हैं। भाई देखो, इस टॉपिक को मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि जो ये, पहले तो इस टॉपिक से क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता दूं तो 1 मार्कर क्वेश्चन इस पैराग्राफ से आता है, इस पैराग्राफ से 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कोई बड़ा सा क्वेश्चन आता नहीं है। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि इसमें आपको बहुत रट्टाफिकेशन यूज़ करना है। तो रट्टाफिकेशन से कैसे बचें वगैरह वगैरह चीज़ें मैं बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि भाई उतना पूछता नहीं है अब डेट्स वेट CBSE, ठीक है, पर याद करना ज़रूरी है, ठीक। पढ़ते हैं नए फॉर्म से, ठीक है।
If you look the map of 18th century, Europe will find that no nation states as we know today. अगर आप यूरोप का मैप देखते हैं 18वीं शताब्दी का, मतलब 1700 से 1800 के पीरियड के समय का, आप अगर यूरोप का मैप देखते हैं तो आपको पता चलेगा 1700 से 1800 के बीच का आप अगर मैप देखते हैं यूरोप का, तो आपको पता चलेगा कि जो नेशन स्टेट्स आज आपको दिख रहे हैं, लाइक इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड या फिर कुछ भी आपको दिख रहा है, वो पहले उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करते थे जिस तरीके से आज आपको वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो ये था इसका मतलब। ठीक, वॉट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड वर डिवाइडेड इनटू, एक मिनट भाई कलर चेंज कर लें यार, ये ठीक है। नहीं यार, कलर थोड़ा सा, हाँ, जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड जो थे डिवाइडेड थे किंगडम, डचीज़ और कैंटन्स में, हुज रूलर हैड ऑटोमनस टेरिटरीज। ठीक, तो ये क्या है किंगडम, डचीज़ और किंगडम? देखिए सीधे भाषा में बोला जाए तो एक बड़ा है साम्राज्य है, बड़ा साम्राज्य, उसके अंदर डचीज़ आता है, उससे छोटा कैंटन होता है। ठीक है, ये सब था, उसको एक राजा महाराजा ऑटोनोमस टेरिटरी, मतलब एक फिक्स्ड एरिया था, उसको राजा महाराजा रूल करते थे, यही आपको जानना है। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज विच है डाइवर्स पीपल। अब यहाँ पे जो सिस्टम था मैं आपको बताता हूँ क्या था। जैसे एक इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, ये है पगलापुरम। क्या है? पगलापुरम। ये पगलापुरम का एक राजा है, राजा पगलू। राजा पगलू यहाँ का राजा है। अब वो रूल तो करता है, पर यहाँ पे कोई आपको कॉमन कल्चर नहीं दिखने को मिलेगा, मतलब डाइवर्सिटीज़ ही डाइवर्सिटीज़। ये पगलू राजा के अंदर जो पगलू पगलू जो है रीजन है, वो वहाँ पे मतलब कि कुल पगलेटे भरे हैं यार। मतलब कूलन का जो है ना सिस्टम मैच नहीं करता है। कोई सिख है, कोई जैसे अपने नहीं होता है इंडिया में, कोई सिख है, कोई पंजाबी है, ऐसे ऐसे, मतलब कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, ऐसे वैसे करके वहाँ पे भी अलग अलग सबके फंडेज थे, अलग अलग सबके सिस्टम्स थे। ठीक है, तो ऐसा कोई मतलब था नहीं, समझ रहे हो बात को? ऐसा कोई फिक्स्ड उनके अंदर रीजनल वो नहीं था। तो यही चीज़ बता रहा है कि दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज अ शेयरिंग अ कलेक्टिव और अ कॉमन कल्चर। वो अपने आप को एक कॉमन बिलोंगिंग, एक कलेक्टिव चीज़ें शेयर करते हुए नहीं देखते थे। ठीक है, ऑफन दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस की बात हो रही है, यहाँ जो ऊपर तक मैंने बताया वो बताया ही एकदम। जो पिछले साल PYQ में आया था उसको मैं मार्क कर देता हूँ। इन गैलिशिया एरिस्टोक्रेसी पीपल स्पोक पॉलिश, ये आया था पिछले साल PYQ में। पर मैं आपको सारा बताऊंगा ना भाई, कब क्या आ जाए CBSE का कुछ नहीं पता, CBSE भी पगलापुरम से ही है। देखो, हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, जो हैब्सबर्ग एम्पायर था आपका, वो ऑस्ट्रिया से लेके हंगरी तक रूल करता था। कहाँ से कहाँ तक सर? ऑस्ट्रिया से हंगरी तक रूल करता था। ठीक, अब यहाँ पे सीन क्या है कि जो लोग थे वो बहुत डाइवर्स थे। ये अल्पाइन, सुडेंटेनलैंड, टाइरोल, यहाँ पे अल्पाइन रीजन्स थे। अल्पाइन मतलब पहाड़ी इलाके थे, जैसे टाइरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटेनलैंड। अब यहाँ से लैंग्वेज का सिलसिला शुरू होता है। ठीक है, बोहेमिया एक रीजन के बारे में बताया है जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी जो थी वो जर्मन स्पीकिंग की थी। ठीक है, ये बोला गया है कि इटालियन स्पीकिंग जो प्रोविंसेस थे वो लम्बार्डी और विनीशिया थे। हंगरी में हाफ ऑफ द लोग मगयार बोलते थे, हाफ ऑफ द लोग कुछ और बोलते थे। समझ रहे हैं ना बात को? यहाँ पे आपको रटना नहीं है, सिर्फ लैंग्वेजेस याद करनी है, कहाँ क्या बोलते थे, और देखना है। मेन चीज़ ये देखनी है कि जो राजा थे और जो प्रजा थी उसके अंदर कोई मतलब कॉमन कल्चर नहीं था, ये मेजरली देखना है। गलेशिया में लोग जो एरिस्टोक्रेसी थे पोलिश बोलते थे, और ये तो सबसे फालतू, ये कभी नहीं पूछता है, ये खाली इतना हार्ड लिखा हुआ है कि जो है पीजेंट्स थे, पीजेंट्स का ग्रुप था, बोहेमियंस, स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, स्लोवियंस इन कार्नियोला क्रोड्स, ये सब पूछता नहीं है। पर एक बार आप लोग थोड़ा थोड़ा रट लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, ये कोई है नहीं।
तो समझ रहे हैं ना कि मतलब कितना डाइवर्सिटी था वहाँ पे, कितना मतलब एकता थी ही नहीं भाई, मतलब कितना मतलब इंसान अलग अलग था। तो ऐसे जगह पे नेशनलिज्म कैसे आया, ये इस भावना कैसे जागी, यही सब हम पढ़ेंगे आगे। आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक पढ़ने की बात हुई है आज, यहाँ तक पढ़ेंगे बढ़िया से एकदम एक नंबर, ठीक है। मैं आपको एक बार लंबा लंबा यहाँ पे समझा देता हूँ। रुको मित्र, ए मित्र, एकदम बढ़िया से लिखता हूँ हेडिंग। हाँ, जो आपका यूरोप था, जो आपका यूरोप था, यूरोप में जो था सिस्टम आपका, है तेरी ऐसी तैसी, यूरोप का जो सिस्टम था, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ये था डिवाइडेड 3 चीज़ों में, ठीक है। 3 तरीके की चीज़ें थी, 3 तरीके के लोग पाए जाते थे। पहले जो थे रिच लोग, दूसरे मिडिल क्लास, तीसरे पीजेंट्स लोग। एकदम बढ़िया से बता रहा हूँ मैं आपको इसके फॉर्म में, ठीक है। अब मेनली क्या जानना है इसमें हम लोग को, कि जो ये थे रिच क्लास में, रिच क्लास में आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग थे वो काफ़ी अमीर थे, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थीं। ये क्या है भाई, ज़मीनें थीं, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिच लोग जो थे उनके पास मकाने थे। अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा क्या क्या सिस्टम था। उसके बाद जो आपका था, ये लोग टाइज ऑफ मैरिजेस से कनेक्टेड रहते थे, मतलब शादीशुदा वाले माहौल से कनेक्टेड रहते थे, मैरिज मैरिज समझ लीजिए अपना। चौथा पॉइंट इनके बारे में कि ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे अपनी डिप्लोमेसी की पीक को दिखाने के लिए कि हाँ भाई बहुत पढ़े लिखे हैं हम, ठीक है। इनके बारे में तो ये हमें जानने को मिलता है। अब इनके बारे में क्या जानने को मिलता है मिडिल क्लास वालों के बारे में। तो मिडिल क्लास वाले भाई सीधे साधे नाम से मिडिल क्लास हैं। ये लोग ऐसी क्लास हैं जिसने क्रांति लाई, एक्चुअली क्रांति लाई, क्रांति लाई, ठीक है। इन लोग में क्या था भैया, कि जो आपका बिजनेसमैन आते थे, लॉयर्स आते थे, पेंटर्स आते थे, टीचर्स आते थे, यही लोग इसमें आते थे। बाकी की कहानी उसके ऊपर पढ़िएगा। पीजेंट्स में क्या होता था मित्रों, भाइयों, मेरे प्यारे लड़कों, हुलललललेयो हुलललललेयो, ब्लैम चुमड़ा काम तो मुझे ये सब करना ज़रूरी है। मन बना रहे आप लोग का, पता चला बोर हो गए, अरे सर अच्छा नहीं पढ़ाते आप भैया, अच्छा नहीं पढ़ाते। मित्र मैं इतने दिन बाद आया हूँ तो नए सिस्टम से आया हूँ, नए तरीके से आया हूँ, पूरा पीपीटी बना के लाया हूँ मित्र, एकदम सिस्टम के साथ आया हूँ आपकी पढ़ाने आप लोग को। जो पीजेंट्स थे वो देखिए 2 तरीके के थे, वेस्टर्न और सेंट्रल में, वेस्टर्न और सेंट्रल में, और ईस्टर्न में। ईस्टर्न वाले जो थे भाई, ये लोग तो नॉर्मली अपना खेती करते थे, पर यहाँ पे जो था सर्फडम चलता था, मतलब हम आपको खेत दें, आप मेरे यहाँ बेकार मजदूरी करिए, सर्फडम चलता था। तो समझ रहे हैं ना, ये सब चीज़ें थीं वहाँ पे यूरोप में उस समय। यही सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है कि यूरोप में 3 तरीके के लोग मिलते हैं। ये आपको जनरली 5 मार्क्स का भी देखने को मिल सकता है, 3 मार्क्स का भी देखने को मिल सकता है। 2-3 साल से आया नहीं तो इम्पोर्टेंट में मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा बढ़िया से एकदम चिपका के। मैं आपको हर चीज़ का नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब पहले तो नहीं करता था, पर आपके वीडियोज़ में प्रोवाइडेड है। और इससे भी संतुष्ट नहीं है भाई, तो जैसे जो मैं अंडरलाइन किया था पिछला वाला एमसीक्यू था ना, तो उसमें नोट्स की ज़रूरत नहीं थी ना, पिछला वाला एमसीक्यू था। तो जैसे अब ये है तो इतने पॉइंट्स आप लोग लिख दोगे ना, तो पूरे 3 में 3 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसे हेडिंग डाल डाल के। अब भाई थोड़ा सा तुमको पढ़ के अपने हिसाब से करना होगा, पर ये शॉर्ट नोट्स में जो बता रहा हूँ ना वो बनाओ यार मित्र, जो मेरा छापो उसको,
छापो, इससे अच्छा बना सकते हो तो इससे अच्छा बनाओ, क्योंकि देखो शॉर्ट नोट्स जो होगा ना तुमको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि इंसान अब इतना बड़ा बुक तो वापस पढ़ेगा नहीं। तो शॉर्ट नोट्स है, दिमाग में सब कहानी आ गई। अंग्रेजी आपको आता है, ये सीबीएसई वाले हैं ही, मतलब हो नहीं आता है ठीक ठाक, लेकिन ठीक है सिस्टम उतना ज़रूरत भी नहीं है। अंग्रेजी आता है, छाप तो बढ़िया से, क्या दिक्कत, कौन चीज़ का दिक्कत नहीं ना, बढ़िया से एकदम ठीक है। चलो काट देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है, नहीं ले पाए तो बैक करके ले लेना। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं ठीक। अलग कलर लेता हूँ यार थोड़ा सा। हाँ, सोशली पॉलिटिकली जो एरिस्टोक्रेसी थी, डोमिनेंट क्लास थी, मतलब वही रिच क्लास को एरिस्टोक्रेसी वाली क्लास बोलते हैं। इसमें जो मेंबर्स ऑफ द क्लास थे वर यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट का कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। मतलब जो मेंबर्स थे यहाँ के मेंबर्स, उनका वे ऑफ लिविंग एक था, वही बताना चाहता है, जो कि बहुत दूर दूर तक, मतलब रीजनल डिविजन्स अगर कहीं भी आप चले जाएंगे तो आपको वो सेम चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ देखने को मिल रही है तो हाँ भाई वहाँ भी देखने को मिलेगा ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। ऐसे बुक में आप करेंगे ना तो भी हो जाएगा आपका काम। अब सुनिए, दे ओन्ड स्टेट्स इन कंट्री साइड एंड टाउन हाउसेस में, बोला ना मकानें थी, ज़मीनें थी, तो दे स्टेट्स ओन करते थे, मतलब बड़ी बड़े घर मकान थे, और टाउन हाउसेस भी थे उनके पास। दे स्पोक फ्रेंच फॉर डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी, मतलब बड़ा जताने के लिए, वही ना मैं बताया कि फ्रेंच बोलते थे वो लोग बड़ा जताने के लिए अपने आप को। दो जो उनकी फैमिली थी वो टाइज ऑफ मैरिजेस से कनेक्टेड थी। ये जो ग्रुप था वो स्मॉल ग्रुप था, मतलब स्मॉल ग्रुप था, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं था ये। और मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन, हाँ यहाँ तक हो गया आपका ये ठीक। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, रिच क्लास थी, दूर दूर तक भी आपको देखने को मिल जाएगा सेम चीज़। लैंड और स्टेट्स ओन करते थे, डिप्लोमेसी के लिए फ्रेंच बोलते थे, ये तीसरा पॉइंट। उसके बाद स्मॉल ग्रुप में थे, ये चौथा पॉइंट। बस ये 4 पॉइंट मैंने बताए थे। हाँ, टाइज ऑफ मैरिजेस 5वां पॉइंट थी। 5 पॉइंट लिखिए, 4 पॉइंट लिखिए, वही एक ही बात है, कोई मतलब स्मॉल ग्रुप वाली बात लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ थी मैं जो बता रहा था। अब इसके बाद आते हैं इनके पास, अब आता है पीजेंट्री वाला ग्रुप, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी। मेजॉरिटी क्या थी, अरे यार मित्र मिस्टेक हो गई, मैं का लाडले मियाँ नहीं करूँगा ना भाई, यूट्यूब है ना। पीजेंट्री थी ठीक है। वेस्ट में जो था, एक मिनट आई रिपीट यार, सॉरी एक मिस्टेक मैंने कर दी। पीछे मैंने बता दिया था कि जो ईस्टर्न यूरोप था वो नॉर्मल काम करता था, और जो सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप था वो दिक्कत करता था ना, तो भाई उल्टा है, थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेना, ज़्यादा नहीं। ईस्ट और वेस्ट का गलती हो गई थी मेरे से। जो वेस्ट में थी, जो लैंड रो लोग थे, वो लोग टेनेंट्स और टाउन मतलब नॉर्मली ओनर्स से करवाते थे, लेकिन जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप थे वहाँ पे चलता था सर्फ्स, मतलब वही सर्फडम वाला सिस्टम चलता था, सर्फडम वाला सिस्टम चलता था ठीक है। वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था वहाँ पे, करेक्ट कर लेना उसको, कि जो वेस्ट वाला था नॉर्मली टेनेंट्स करते थे ग्रो, और जो ईस्ट और सेंट्रल में था, ईस्ट एंड सेंट्रल, भाई मैं सॉरी बोल रहा हूँ, गलती हो गई, इंसान था मेरे इसमें अभी, तो माफ़ कर देना उसके लिए ठीक है। बाकी पढ़ाने में कोई कमी रहे तो उसके लिए बताओ, उसके लिए कमी हो ही नहीं सकती ठीक है। तो होप सो ये ख़त्म होने वाला है क्या, अभी तो नहीं ख़त्म होगा, है थोड़ा सा बचा है। ये बहुत आसान वाला है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना रहता है चीज़ों को, तो इस वजह से। वेस्टर्न और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था टाउन हाउसेस का, उसकी वजह से इमर्ज हुई न्यू कमर्शियल क्लास, जिसको हम लोग आज बोलते हैं मिडिल क्लास ठीक है। इंडस्ट्री, अब ये याद कर लेना 1 मार्कर के लिए, जो इंग्लैंड में थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी चालू हुई, बट जो फ्रांस और अदर पार्ट्स ऑफ जर्मनी थी, जर्मन स्टेट से, वहाँ पे 19 में चालू हुई। क्या याद करना है कि जो इंग्लैंड में था वहाँ सेकेंड 18th सेंचुरी से चालू हो गया था हाफ ऑफ, और ये जो फ्रांस और जर्मन के पार्ट्स थे वहाँ पे 19th सेंचुरी में चालू हुआ ठीक है। यहाँ पे न्यू सोशल वर्किंग क्लास आई, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल क्लास, जिसमें थे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में वो लोग कम नंबर में थे, बट इन 19th सेंचुरी, और यही वो मिडिल क्लास हैं, यही वो लोग हैं, एजुकेटेड लिबरल हैं, जो कि नेशनल यूनिटी के आइडिया को फॉलो करते हुए अबॉलिश करते हैं एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेंड पॉपुलैरिटी। मतलब कि यही वो लोग हैं जो अरिस्टोक्रेसी के खिलाफ बोलते हैं, आज़ादी दिलवाते हैं लोगों को,
और मतलब लोगों को फ्री करवाते हैं। नेशनलिज्म, नेशन स्टेट्स, इन्हीं का जो बनता है, इन्हीं का सबसे बड़ा देन है पूरे रिवॉल्यूशन में, इवोल्यूशन में, रिवॉल्ट में। मतलब क्या बोलूँ मैं, समझ रहे हो ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थे और हम लोग भी मैक्सिमम मिडिल क्लास से ही आते हैं भाई, ऐसा कोई अमीर तो है नहीं हमारे में। तो भाई यही चीज़ें थी समझने की आपको। एक बार मैं इसको फट से रिवाइज़ करा देता हूँ पॉइंट्स के फॉर्म में, क्योंकि ये थोड़ा सा हो गया है, उतना मैं अच्छा उसमें बताया नहीं था, पर यहाँ मैं बताऊँगा पॉइंट के फॉर्म में बढ़िया से। फटाफट से सुनिएगा, एकदम एकदम बताऊँगा। एक इमर्जिंग कमर्शियल क्लास आई, एक कमर्शियल क्लास आई, कमर्शियल क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल क्लास। ठीक, मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास में कौन कौन थे? प्रोफेशनल्स थे और लॉयर्स थे, बिजनेसमैन्स थे, ये सब याद कर लीजिए, एटीसी। इसके बारे में क्या था कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में कम थे 19 सेंचुरी तक, ईस्टर्न एंड सेंट्रल में कम थे 19 सेंचुरी तक। और सबसे बड़ी बात, इंग्लैंड का, हाँ ये वो कर रहे हैं ना, ऊपर ही कहीं लिख लीजिएगा। इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था 18 सेंचुरी में आ गया था, और फ्रांस और जर्मनी में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर के लिए, फ्रांस और जर्मनी में 19 सेंचुरी में आया था, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ 18 सेंचुरी, यहाँ 19 सेंचुरी में। और यही वो क्लास है जो कि रिवॉल्यूशन हमारा करवाती है और सब कुछ नेशन स्टेट बनवाती है। होप सो सब कुछ क्लियर हो। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप इसका कमेंट में इसका भी आंसर दीजिएगा, जैसे पिछले वाले का आंसर दिए थे। ये एमसीक्यू क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, दीजिएगा इसको बढ़िया से। कि एकदम तगड़ा दिया जाए क्या यार, सोचने दीजिए थोड़ा सा, तो सोचेंगे विचारेंगे तभी ना तगड़ा दे पाएंगे। एकदम बढ़िया, एकदम मतलब एकदम दे दें, हिला दें आपको एकदम पूरा। बस गूगल सर्च ना मारें आप ना, बात वो है। असर्सन रीजन, असर्सन रीजन क्या होता है पता है ना? हाँ, तो असर्सन है ये आपका कि कमर्शियल क्लासेस, कमर्शियल क्लासेस वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस reason they alone, they alone helped in making of nation state। ठीक है, एकदम बढ़िया से इसको सुन लीजिएगा वापस करके। ऑप्शंस आर ए both A and R are true, A and R are true and R is correct explanation. B, both A and R true, A and R true, R is incorrect explanation. A is true, R is false। और डी वाले में A false, R true। बताइएगा इसका आंसर बढ़िया से कमेंट सेक्शन में। आप सबके लिए कमेंट सेक्शन एकदम ओपन है। तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू। मिशन फाउंडेशन चैनल्स को अगर आप पूरा वीडियो देख चुके हैं तो ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आप सबको कि इतना आप लोगों ने 23 मिनट, 24 मिनट, 25 मिनट का एक वीडियो देखा। खैर इतना देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे प्रॉपर क्लियर हो गए होंगे। मेरी इंस्पिरेशन मैं बता देता हूँ, बहुत बता दूंगा बाद में। तब तक मैं जितना पढ़ा रहा हूँ हो सकता है इन फ्यूचर वीडियोज़ आना बंद हो जाएँ, पर हाँ इतना तो वादा करता हूँ बीच में छोड़ के नहीं जाऊँगा यार। अगर मैं चैप्टर 2 चालू कर दिया ना तो चैप्टर 2 ख़त्म करके ही जाऊँगा, और चैप्टर 1 तो फॉर श्योर ख़त्म करूँगा। एक चैप्टर ही अगर मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ तो बहुत है। अभी मैं उतना बड़ा नहीं बन पाया हूँ, तो बड़ा बनने में आप हेल्प करिए और क्या। बाकी तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। एक आध गाना वाना सुना दूँ कि आजकल एक गाना चल रहा है, तू थोड़ी घबरा जा, तेरी याद मन में आ जा, तो दे दिए आवाज़ रे मैं आ जाऊँगा, थोड़ी दुनिया की रीत रे के हार रे के जीत मने, चाहिए तेरी प्रीत मैं निभा जाऊँगा, देखो बावला बना गए को
बना के देखो बैरी ने जुदाई मन ने, सांभ सांभ रखे तेरे चंजेरा के जोड़े, मेरी गेल रो रोवे बिछोरी बावले से हो रे, मने आए जावे ख्याल तेरे खाए जावे ख्याल तेरे, जीण कुणी देती हाय बैरी तन्हाई मने, हिना हिलाई तने छाती के लगाई मने, साहे तेने बैरी ने जुदाई मने। भाई सिंगर नहीं हूँ भाई, गा दिया तुम लोग की इतना, बीच बीच में है भी हो रहा था तो उसको माफ़ करना, संभाल लेना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ टुडेज लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड लव यू ऑल। एक मिनट भाई, ये थोड़ा सा ये बना नहीं है ना बढ़िया से, इसको बना देता हूँ, एक मिनट। लव यू ऑल मित्र लोगों, टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ मिशन फाउंडेशंस।